तो देखो बच्चों, हमारा जो यूनिट चल रहा है और ये यूनिट है क्या, स्टेट ऑफ मैटर। आज हम इस यूनिट में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक है हमारा क्या, आइडियल गैस इक्वेशन। इसी को बोला जाता है कंबाइंड गैस लॉज इक्वेशन। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप देखोगे कि जो आइडियल गैस इक्वेशन है, ये इक्वेशन बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगाद्रोस लॉ, इनका कंबाइंड फॉर्म है। और जो आइडियल गैसेस होती हैं वो इसी इक्वेशन को फॉलो करती हैं। तो देखो, अगर हम बॉयल्स लॉ में जाएं तो वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, ओके, जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। अगर हम चार्ल्स लॉ में देखें तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर जब प्रेशर कांस्टेंट होता है। और एवोगाद्रोस लॉ में जाएं, जब प्रेशर और टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट हैं, तो आप देख रहे हैं कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल्स ऑफ गैस। तो इस तरह से जो V है, अगर हम एक कंबाइंड फॉर्म में लें तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एंड मोल्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। और इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा दें तो एक नया कांस्टेंट आता है, इसे बोलते हैं R, गैस कांस्टेंट। और इस तरह से ये इक्वेशन बना PV इक्वल टू nRT। अब यहाँ देखो बच्चों, P क्या है, V क्या है। तो जो P है ये है, ठीक है, प्रेशर ऑफ गैस। V कहलाएगा वॉल्यूम ऑफ एन मोल ऑफ गैस। N जो है यहाँ है, ये है मोल्स ऑफ गैस। T जो है इसको बोलते हैं, ये है टेम्परेचर ऑफ गैस, और वो किस में होगा, केल्विन में। बाकी R जो है इसको हम अलग से डिफाइन करेंगे, इसको बोलते हैं गैस कांस्टेंट। मींस यहाँ पर जो R है इसे बोला गया है गैस कांस्टेंट। ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, मींस गैस के नेचर पर डिपेंड नहीं करता, हर एक गैस के लिए सेम आएगा। तो इस तरह से ये है कंबाइंड गैसेस लॉज इक्वेशन, जिसमें बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगाद्रोस लॉ, तीनों लॉज को एक साथ कंबाइंड किया गया। और इस तरह से हमारे पास इक्वेशन निकला PV इक्वल टू nRT। इसी को बोला गया है आइडियल गैस इक्वेशन। यहाँ समझ गए ना कि प्रेशर ऑफ गैस है V मोल, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ N मोल ऑफ गैस है, N मोल्स ऑफ गैस है, T टेम्परेचर ऑफ गैस केल्विन में लेना है, और R है गैस कांस्टेंट। और अब आते हैं कि ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन ओवेड बाय हाइपोथेटिकल गैसेस कॉल्ड आइडियल गैसेस अंडर ऑल कंडीशंस, ठीक है, ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। की जो टेम्परेचर और प्रेशर की जो भी कंडीशंस हैं, कैसी भी, चाहे हाई प्रेशर हो, लो प्रेशर हो, हाई टेम्परेचर हो, लो टेम्परेचर हो, हर एक कंडीशन में जो आइडियल गैसेस होती हैं वो इस इक्वेशन को फॉलो करती हैं। लेकिन अगर रियल गैस की बात करें तो रियल गैस में हर एक टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन में ये इक्वेशन फॉलो नहीं होता, उसमें डेविएशन मिलता है, वो हम अलग से डिस्कस करेंगे। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं कि दिस इक्वेशन एक्सप्रेस द क्वांटिटी। अब इसी को एक इक्वेशन के नाम से जाना जाता है स्टेट, इक्वेशन ऑफ स्टेट। क्यों बोलते हैं बच्चों? क्योंकि देखो, दिस इक्वेशन एक्सप्रेसेस द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन फोर वेरिएबल्स that describe the state of gas, therefore it is called equation of state for gases। ठीक है, कि आप देख रहे हैं फोर वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड मास, मींस मोल्स। तो किसी भी गैसियस स्टेट की कंप्लीट डिफाइन करना हो, गैसियस स्टेट को कंप्लीट डिफाइन करना हो, तो इन चार वेरिएबल से उसको कंप्लीट डिफाइन किया जा सकता है। उसकी स्टेट बताई जा सकती है कि उसका फिक्स स्टेट है तो क्या टेम्परेचर है, मींस अगर टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर ये सब कुछ फिक्स है तो गैस की एक अपनी पर्सनल स्टेट होगी या एक अपनी एक इनिशियल स्टेट होगी। अगर इनमें किसी भी प्रकार का चेंज लाएंगे तो सिस्टम की स्टेट बदल जाएगी। स्टेट का मतलब ये नहीं है कि स्टेट फिजिकल स्टेट, फिजिकल अपीयरेंस, स्टेट मींस यहाँ पर कंडीशन की बात की गई है कि गैस की अगर कंप्लीट कंडीशन बतानी है तो हमें इन चार वेरिएबल्स की ज़रूरत होती है, और इसीलिए इसे इक्वेशन को बोला जाता है इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर गैसेस। यहाँ तक बात क्लियर है अच्छी तरह से? तो ये था हमारा
आइडियल गैस इक्वेशन। अब हम इसके कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं, ठीक है, कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो पहले तो मैं गैस कांस्टेंट को डिफाइन कर दूं। आर मींस गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये सेम फॉर ऑल गैसेस, सभी गैसों के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग नहीं होती, ये यूनिवर्सल है। तो अभी आपने इक्वेशन में देखा Pv इक्वल टू एन आर टी, तो R इक्वल टू हो जाएगा Pv अपॉन एन टी। चूंकि P इंटू वी इसका जो प्रोडक्ट होता है वो एनर्जी या वर्क की यूनिट में आता है, और n हो गए मोल और t है टेम्परेचर इन केल्विन। ओके, तो इस इक्वेशन को डिफाइन अगर हम देखें कि क्या डेफिनेशन हो जाएगी इस इक्वेशन की, तो आप देख रहे हैं कि ये जो इक्वेशन दिख रहा है, ओके, तो यहाँ पर इस तरह से हम R की वैल्यू अगर डिफाइन करें, R को डिफाइन करें तो इस तरह से कि पर मोल पर केल्विन टेम्परेचर पर जो गैस की एनर्जी है या गैस द्वारा जो वर्क होता है वही क्या कहलाता है बच्चों, गैस कांस्टेंट। समझ गए ना कि द एनर्जी ऑफ पर मोल ऑफ गैस एट पर केल्विन टेम्परेचर, तो इसको बोला जाता है गैस कांस्टेंट। मतलब एक मोल गैस ली गई है तो उसका पर केल्विन टेम्परेचर पर कितना प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट पर मोल गैस वर्क कर रही है, या हम कहें पर केल्विन में जो गैस का 1 मोल है वो कितनी एनर्जी रखता है, उसे ही बोला गया है क्या बच्चों, गैस कांस्टेंट। और अगर हम इस गैस कांस्टेंट को आवोगाद्रो नंबर से डिवाइड कर दें तो यही बन जाता है बोल्ट्जमान कांस्टेंट, जो कि पर मॉलिक्यूल या पर पार्टिकल की एनर्जी को पर केल्विन में बताता है। ओके, मीन्स यहाँ पर के एक कांस्टेंट और होता है, इसको बोलते हैं बोल्ट्जमान कांस्टेंट, और ये होता है R अपॉन एन ई। समझ गए ना, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, R अपॉन एन ई। मीन्स ये कहलाता है एनर्जी पर पार्टिकल एट पर केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, तो इस तरह से बोल्ट्जमान कांस्टेंट की भी हमें कहीं कहीं ज़रूरत पड़ेगी। तो ये था R के बारे में। समझ गए ना बच्चों कि पर केल्विन टेम्परेचर पर मोल गैस की जो एनर्जी है वही कहलाती है गैस कांस्टेंट, जो गैस के नेचर, गैस के मोलर मास या इस तरह इन पर डिपेंड नहीं करता। अब हम आते हैं यूनिट्स के बारे में। तो एट एनटीपी पर अगर इसकी यूनिट देखें बच्चों तो देखो क्या क्या हो सकती हैं, है ना। एनटीपी पर हम जानते हैं कि जो प्रेशर होता है 1 atm, तो वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, गैस हो गया 1 मोल, और टेम्परेचर 273 केल्विन। ओके, मीन्स हमने इस इक्वेशन में रखा है पीवी अपॉन एनटी। ठीक है, तो इस इक्वेशन से अगर हम देखें कि लीटर एटीएम में क्या वैल्यू आएगी, तो ये आएगी 0.0821 लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। हम अप्रोक्सीमेट 1/12, ठीक है, लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स में यूज़ करेंगे ताकि कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाती है। अगर हम बार में लेते हैं तो ये 1 बार, तो ये प्रेशर होता है एनटीपी पर 22.7 लीटर। समझ गए ना कि जब एनटीपी पर अगर हम बार में 1 बार लेंगे तो वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ेगा, क्योंकि बार एटीएम प्रेशर से थोड़ा कम वैल्यू रखता है, तो इसका 22.7 लीटर, बाकी 1 मोल और 273 केल्विन, तो ये आएगा 0.083 लीटर बार केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। इसको भी वही 1/12 बार की यूज़ करके कैलकुलेशन थोड़ा कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं, अगर हम इसे एसआई यूनिट्स में लें तो हम जानते हैं कि 1 बार मतलब 10⁵ पास्कल। ठीक है, और पास्कल इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर। लीटर की जगह मैंने मीटर क्यूब कर दी, तो 22.7 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब, 1 मोल और 273 केल्विन, तो ये आ जाती है वैल्यू 8.314। हम इसको अप्रोक्सीमेट, ठीक है, 8y और कितना रख सकते हैं, सॉरी, ये हो जाता है 25/3। ओके, इतना करीब रख के और कैलकुलेशन थोड़ा इजी बना सकते हैं। ओके, और अर्ग में लोगे तो ये एक, चूंकि यहाँ पर होता है 1 जूल इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग,
तो मैंने जूल की जगह अर्ग रख दिया, तो एक यूनिट ये भी हो सकती है। तो जब कोई एसआई यूनिट से रिलेटेड कैलकुलेशन करनी हो, ठीक है, तब हम इस यूनिट का यूज़ करते हैं। तो ध्यान से देखें कि जब हमें किसी गैस के मोल्स, उसका टेम्परेचर, उसका प्रेशर, ओके, या फिर उसका मोल हो गया, टेम्परेचर, प्रेशर या वॉल्यूम, अगर इस तरह की कोई कैलकुलेशन करनी है तो वहाँ पर आर की यूनिट यही ली जाती है, लीटर, एटीएम, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स या लीटर बार वाली। और जब एनर्जी से रिलेटेड कोई कैलकुलेशन करनी है जैसे जूल में, अर्ग में, तो वहाँ पर हम आर का ज़्यादातर ये वाला रिलेशन लेंगे 8.314 एसआई यूनिट में जूल एनर्जी, मतलब एनर्जी को एसआई यूनिट में कैलकुलेट करना है, और सीजीएस में करना है तो अर्ग वाला रिलेशन ले लेते हैं। बाकी मोल्स हैं, ठीक है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, अगर इनका कहीं कैलकुलेशन करना है और आइडियल गैस इक्वेशन यूज़ हो रहा है तो ध्यान रखें आर की वैल्यू ये वाली यूज़ करते हैं, कौन सी, लीटर, एटीएम, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स वाली। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम एक नॉर्मल कंडीशन को अगर एनटीपी में चेंज करना चाहें एक ही गैस के लिए, ठीक है, तो उसके मोल्स तो वही रहेंगे, तो ये हटा दें तो हो जाएगा P1V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2V2 अपॉन T2। इस तरह से ये एक नॉर्मल कंडीशन है और एक ये क्या है बच्चों, एनटीपी कंडीशन है। तो इस तरह से एक दूसरे में कन्वर्जन कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन देखेंगे। डेंसिटी ऑफ गैस निकालनी है तो देखो ये आइडियल गैस इक्वेशन यूज कर सकते हैं, P इक्वल टू एन अपॉन बी इंटू आर टी, ठीक है। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, n की जगह मोल्स, मतलब W अपॉन एम इंटू बी आर टी, या और आगे बढ़ें तो P इक्वल टू डी आर टी अपॉन एम, तो D इक्वल टू पी एम अपॉन आर टी। अगर रेशियो निकालना है दो डेंसिटी का D1 अपॉन D2, तो इस तरह से P1 M1 अपॉन P2 M2 इंटू T2 अपॉन T1। चाहे सेम गैस हो चाहे डिफरेंट गैसेस हों, हम उनके मोलर मास, उनकी डेंसिटीज निकाल सकते हैं। ओके, और जैसे ये एक एग्जांपल है कि 30 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गैस एट 2.02 atm एंड 25 डिग्री सेंटीग्रेड वाज कंप्रेस्ड टू इतना कैलकुलेट द फाइनल प्रेशर। तो वही लगा देंगे हम, P1 दे रखा है, V1 दे रखा है, T1 हमें P2 कैलकुलेट करना है, तो P1 V1 अपॉन T1 वाला रिलेशन लगा के, मीन्स ये वाला P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। इस इक्वेशन का यूज करके आप P2 निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर है कि अ वेसल ऑफ 5 लीटर कैपेसिटी मेंटेन एट 27 डिग्री वाज फिल्ड विद 16 ग्राम ऑफ O2 गैस, कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ गैस। तो आप इस रिलेशन से निकाल सकते हैं। आपको लीटर में वॉल्यूम दे रखा है, अमाउंट दे रखी है, उससे मोल में चेंज कर लो, टेम्परेचर दे रखा है, बस कैलकुलेट हो जाएगा प्रेशर। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ गैस, CO2 गैस वाज हैज प्रेशर इतना, तो इस फॉर्मूले से हम डेंसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। एक रिलेशन और बता देता हूं, रिलेशन फॉर एस्केपिंग गैस at constant temperature y change in temperature, ठीक है, कि अगर किसी गैस का टेम्परेचर आप चेंज कर रहे हैं और उसका प्रेशर कांस्टेंट है, मीन्स ये एक सिस्टम है, सपोज यहाँ पर गैस भरी हुई है, ठीक है, इस तरह से, और इसका टेम्परेचर है T1 और मोल्स हैं सपोज N1, आपने इसको हीट कर दिया और T2 टेम्परेचर कर दिया, तो कितना गैस एस्केप हो गई यहाँ से, ठीक है। तो ये जो गैस एस्केप्ड हुई है उसका मास कैसे निकालें, तो देखो बच्चों इसके लिए रिलेशन लगेगा N1 T1 इक्वल टू N2 T2, ठीक है। यहाँ N1 इनिशियल मोल्स हो गए ऑफ गैस, अगर मास दे रखा है एक ही गैस का तो मोल्स की जगह मास भी रख सकते हैं। T1 ये है टेम्परेचर केल्विन में, मतलब इनिशियल, समझ गए ना कि आपको ये इनिशियल टेम्परेचर। N2 जो बच्चे हैं ये है लेफ्ट मोल ऑफ गैस आफ्टर चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, कि कितना मोल बचा हुआ है वो है। और T2 है फाइनल टेम्परेचर, जितना आपने हीट कर दिया। तो जो एस्केप्ड अमाउंट है वो कैसे निकाल सकते हैं गैस की, तो हम ये हो जाएगा एस्केप्ड
अमाउंट ऑफ गैस, ठीक है, कि कितनी हुई आफ्टर चेंज, मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज किया गया, चेंज इन टेम्परेचर, तो वो हो जाएगी, अगर हम निकालना चाहेंगे तो n1 माइनस क्या हो जाएगी, n2। और अगर परसेंटेज निकालना है चेंज, तो n1 माइनस n2 अपॉन में क्या कर दोगे, n1 इंटू 100। तो इससे पता चलेगा कि कितना परसेंट एस्केप्ड हो गया। समझ गए ना कि गैस कितने परसेंट एस्केप्ड हो गई। इससे काफ़ी क्वेश्चन हैं, जैसे मान लिया जाए कि ये लिखा है 1 मोल गैस प्रेजेंट इन, ठीक है, ओपन वेसल एट 300 केल्विन इफ, ठीक है, गैस heated up to 600 Kelvin, ये आ गया what mass of gas escaped, ठीक है। तो हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर आप n1 कितना रख दोगे 1, t1 कितना हो गया आपके पास 300, t2 कितना हो गया 600, n2 पहले आप कैलकुलेट करो, n1 t1 इक्वल टू n2 t2, तो यहाँ आपके पास हो गया 1, ये था 300, n2 आप कैलकुलेट करना है, ये हो गया 600, तो n2 जो हो गया वो हो गया 1/2 मोल। तो यहाँ पर एस्केप्ड अमाउंट कितनी होगी बच्चों, ठीक है, तो एस्केप्ड अमाउंट निकालेंगे तो हम लिखेंगे n1 माइनस n2 मीन्स 1 माइनस 0.5, तो 0.5, तो परसेंटेज ऑफ या परसेंटेज एस्केप्ड परसेंटेज क्या हुआ, तो हम लिखेंगे 0.5 अपॉन 1 इंटू 100 मीन्स 50%। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। समझ गए ना कि आइडियल गैस इक्वेशन के थ्रू हमें बहुत सारे डेंसिटी से रिलेटेड, मोलर मास से रिलेटेड, गैस के मोलर मास निकालना हो, मोल्स निकालना हो, उसका अमाउंट निकालनी हो, टेम्परेचर, प्रेशर, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी से हम सारे कैलकुलेशन कर सकते हैं। बात क्लियर है अच्छी तरह से। तो ये था हमारा आइडियल गैस इक्वेशन। अब मैं इसके बाद जो है, इसके बाकी एप्लीकेशंस बहुत सारे आपको असाइनमेंट में मिलेंगे, उनको करें। अब इसके बाद हम जो लेंगे 2 सेकंड जो लॉज और हैं, एक तो आएगा कौन सा, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर और ग्राहम्स डिफ्यूजन लॉ, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो एंड करते हैं बच्चों।